एक्सरसाइज 10.1 टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ये होता है स्केलर और वेक्टर। इसके टू टाइप्स होते हैं, स्केलर और वेक्टर, और हमें पढ़ना है वेक्टर्स। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और साथ में इसमें डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये होता है वेक्टर में। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ डायरेक्शन होती है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 5 kg, 5 किलोग्राम्स। तो ये स्केलर है कि वेक्टर है? इसमें देखो कोई डायरेक्शन तो है नहीं है, तो ये होगा स्केलर। इसमें तो देखो सिर्फ लेंथ है ना, मतलब मैग्नीट्यूड होगा इसमें तो इसलिए स्केलर है। अब है वेक्टर। तो वेक्टर होता है फोर्स, जैसे 50 न्यूटन इसकी ये यूनिट है फोर्स की, तो ये होगा वेक्टर, इसे बोलेंगे वेक्टर। और ये होगा स्केलर, ये मैंने लिखा है। अब जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ तो ये इस तरफ आएगा, मतलब इसमें होगी डायरेक्शन। तो इसमें मैंने 5 न्यूटन यहाँ से फोर्स लगाई, तो ये फोर्स ये हो जाएगा वेक्टर। इसमें क्या होगी, इसमें ये इस तरफ जा रहा है ना, तो इसमें डायरेक्शन भी है, तो ये होगा वेक्टर। और ये इस तरफ था और ये इस तरफ भी हो सकता है। जैसे मैंने इस तरफ से किया तो ये आएगा इस तरफ, इसमें भी फोर्स और ये भी होगा वेक्टर, क्योंकि इसमें है डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन है, इस वजह से ये होगा वेक्टर। अगर इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, तो ये होता स्केलर, बट इसमें है डायरेक्शन, तो ये हो गया वेक्टर। अब मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो इसमें बताऊंगा मैं ये स्केलर कौन कौन होता है और वेक्टर क्या होता है। तो एक टाइम है, ये है स्केलर। और टेम्परेचर, ये भी होता है स्केलर, ये लिख दिया मैंने टेम्परेचर। फिर होता है मास, जैसे 5 kg 10 kg, उसमें थोड़ी ना कोई डायरेक्शन होती है, तो ये होगा स्केलर। फिर होगा लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है लेंथ। और इसमें मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्केलर में होता है ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, जो कि है स्केलर। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम, एरिया एंड वर्क डन। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, बस आपको ऐसे पता कर लेना है कि उसकी अगर कोई डायरेक्शन है तो वो होगा वेक्टर, और डायरेक्शन नहीं है तो वो होगा स्केलर। फिर यहाँ पे मैं वेक्टर के लिए बता देता हूँ, ये था स्केलर के लिए, ये सारे स्केलर वाले थे, ये होगी यहाँ पे वेक्टर के लिए। तो वेक्टर के लिए आप मैंने बताया था ऑलरेडी कि आपको डायरेक्शन चेक कर लेना है। तो डायरेक्शन होती है ना फोर्स में, तो ये एक तो हो गया फोर्स। यहाँ देखो मैंने फोर्स यहाँ पे बताया था, अगर मैंने इस तरफ से फोर्स लगाई तो इस तरफ आएगा, और इस तरफ से फोर्स लगाई इस तरफ से तो ये आएगा इस तरफ। तो फोर्स में तो होता है ना डायरेक्शन, तो ये हो गया वेक्टर। फिर मैं और बता देता हूँ, सेकंड होता है वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, और है डिस्प्लेसमेंट। ये और भी हो सकते हैं, तो अभी मैंने बता दिए। अब मैं और कुछ बता देता हूँ। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स,
इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी वेक्टर होता है जो, उसका मतलब होता है डायरेक्टेड लाइन। ये मैंने एक बनाई डायरेक्टेड लाइन, ये हो गई लाइन, इसे बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मतलब जो डायरेक्शन के साथ लाइन हो, ये है ना डायरेक्शन, इस तरफ है ये, तो ये हो गई डायरेक्टेड लाइन। अगर ये इस तरफ होती, इस तरफ डायरेक्शन, तो इस तरफ डायरेक्ट लाइन, और इस तरफ डायरेक्शन, तो ये भी होगी डायरेक्टेड लाइन। इसको भी हम डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब ही होता है डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। तो वेक्टर का मतलब ही होता है डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ मैं, ये मैंने लाइन बनाई, ये पॉइंट है ए, ये है बी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बी, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ उसे बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। तो ये वाला हो गया पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट होगा। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, वो होगा टर्मिनल पॉइंट, इसे बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये है ए और बी। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखा, हमें बोला जाए कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो इसको हम लिखेंगे ए और बी, मतलब ए बी वेक्टर। इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। या अगर यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे डी, तो हम लिख सकते थे सी डी वेक्टर, बट यहाँ पे है ए बी, तो मैंने लिखा ए बी वेक्टर। एक और एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे होगा इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट, तो इसको लिखते सी डी वेक्टर। और अगर यहाँ पे एक लाइन है, ये डायरेक्ट लाइन, अगर यहाँ पे लिखा हो ए, ये पूरी लाइन है ए, तो इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर। ये जो एरो है ऊपर, उसी से वेक्टर को डिनोट कर देते हैं। अब है मैग्नीट्यूड, आप कैसे पता करेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था, ये होती है लेंथ, तो लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे है ए बी वेक्टर, ये लिखा ना ए बी वेक्टर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आएगा, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने बनाया, ये ए, ये है बी, ए बी। इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप पहले तो लिखेंगे ए बी वेक्टर, ये क्योंकि इस तरफ है, ए से बी की तरफ, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, और ये ऊपर एरो। अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखने को बोला जाएगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है, यहाँ पे मॉड रखना है, और अंदर लिखेंगे ए बी, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। सेम यहाँ पे सी डी है, तो सी डी को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, सी डी वेक्टर। कुछ भी हो उसमें, अगर यहाँ पे आप मॉड लगा देते हैं, तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे है ए वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन। ये मैंने लेंथ तो बताया था, ये होती है लेंथ ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन, मैग्नीट्यूड का मतलब। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन लिया, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y, और यहाँ पे हो गया z, और इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट P, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया एक P, इसके पॉइंट्स हैं x, y, z। और यहाँ पे ये हो गया ओरिजिन, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये O और ये P, तो इसको आप लिख सकते हैं OP वेक्टर। ये हटाओ, ये मैग्नीट्यूड के लिए होता है मोड, तो इसको लिख सकते हैं OP वेक्टर। अगर O और P, इसको लिया मैंने R, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से, तो रिप्रेजेंट R वेक्टर। इसको आप R वेक्टर भी लिख सकते हैं अगर आपने R लिया, और अगर आपने OP लिया तो इसको लिख सकते हैं OP वेक्टर।
और इसका मैग्नीट्यूड फिर कैसे पता करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के लिए आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। यहाँ पे है ओपी, तो यहाँ पे मोड रखना है और ओपी वेक्टर लिख देना है। और यहाँ पे अगर आपने आर लिया ये, तो आप लिख सकते हैं मोड ऑफ आर वेक्टर। फिर पोजीशन वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर होता है √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको याद रख लेना है। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे पॉइंट्स का ही पोजीशन वेक्टर निकले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्टेड कोसाइंस एंड डायरेक्टेड रेशियोज। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक प्लेन लिया मैंने, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स और ये होता है वाई। ये है ओरिजिन पॉइंट और यहाँ पे मैंने एक पोजीशन वेक्टर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके साथ ये है एक्स, तो यहाँ पे इसके साथ ये बना रहा है एंगल अल्फ़ा और एक्स के साथ है अल्फ़ा। वाई के साथ क्या होगा, वाई के साथ बनाएगा ये बीटा। एक्स के साथ है अल्फ़ा, ये मैंने अल्फ़ा लिखा, और वाई के साथ बीटा। और ये जेड है ना, तो जेड के साथ ये बनाएगा गामा, ये गामा लिखा मैंने। अब यहाँ पे है डायरेक्टेड कोसाइंस। कोसाइंस का मतलब होता है कॉस। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या होगा, पहले तो ये बता देता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा गामा, इसको अभी रखो यहाँ पे। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, वेयर अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर डायरेक्ट। ये डायरेक्टेड रेशियोज और डायरेक्टेड कोसाइंस है ना, तो इस वजह से ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये डायरेक्टेड एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल्स लिख दिया मैंने। अब ये कोसाइंस होता है, कोसाइंस का मतलब होता है कॉस। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा है ना, तो कॉस अल्फ़ा, इसके साथ मैंने कोसाइन लगा दिया, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ये कॉस बीटा और ये हो जाएगा कॉस गामा। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस होता है V/H। तो यहाँ पे V क्या है और H क्या है। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ तक, इसको लेता हूँ मैं यहाँ पे P पॉइंट और यहाँ पे O पॉइंट। इसको लिखा मैंने R, इसको R लिखा था ना पहले पोजीशन वेक्टर में, तो ये हो गया R, ये वाली लाइन। तो इसको लिख सकते हैं x/r। इसके लिए ये x है और ये है r, तो B/H मतलब ये, और यहाँ पे मैं एंगल बना देता हूँ, तो ये अपॉन में ये, तो B ये होता है बेस, अरे हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये होगा H, तो B/H मतलब ये होगा, ये रहा x और ये है r, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x/r। तो ये लिखा मैंने x/r। फिर ये है y और इसके साथ भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे y हो जाएगा, तो ये y/r, ये ऐसे बन जाएगा, ये y है और ये रहा r, और ये z के साथ ये z/r। तो हमारे पास डायरेक्टेड कोसाइंस क्या आ गई, ये मैंने बता दिया था अल्फ़ा बीटा गामा। ये होता है डायरेक्टेड एंगल्स, जो एंगल होते हैं ना, ये मैंने एंगल्स बनाए, इसके साथ अल्फ़ा एक्स के साथ, वाई के साथ बीटा, और ये है जेड के साथ गामा, और ये मैंने इसके साथ जोड़ा कॉस का मतलब कोसाइन, तो ये हो जाता है डायरेक्टेड कोसाइंस। तो ये डायरेक्टेड कोसाइंस क्या आ गए हमारे पास, डायरेक्टेड कोसाइंस है हमारे पास, ये कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू x/r, और फिर है कॉस बीटा, ये रहा y/r। फिर नेक्स्ट है कॉस गामा, तो कॉस गामा क्या है z/r।
ये हो गया डायरेक्टेड कोसाइंस। अब होता है डायरेक्टेड रेशियोज। तो ये क्या होता है, अगर मैंने कॉस अल्फा इसको एल लिखा, इसको एम लिख दिया और इसको एन, तो ये एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ये एल एम एन ये हो गया। अब है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दीज आर नंबर्स A, B, C such that they are proportional to direction cosines। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो डायरेक्शंस कोसाइन होती है हमारे पास L, M, N, उसके प्रोपोर्शनल होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज। ये लिखा मैंने ABC। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होगा ABC, जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं कोसाइंस LMN के। ये होते हैं A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन LM, ये होगा N। तो A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N। ये पूरा इक्वल में होता है R के। ये कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे प्रूफ। ये कैसे होता है R के, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमने यहाँ पे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू लिया था x अपॉन आर, और M के इक्वल में क्या है y अपॉन आर, और N के इक्वल में z अपॉन आर। तो मैं यहाँ पे से क्या लिख सकता हूँ, ये L है तो L के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन आर। ये L के इक्वल में है ना, तो L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो गया। यहाँ पे M इज इक्वल टू बाई अपॉन आर, और Z यहाँ पे N इज इक्वल टू Z अपॉन आर, तो N हो गया Z अपॉन आर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, L के प्लेस पे वैल्यू रखूँगा x अपॉन आर, M के प्लेस पे y अपॉन आर, N के प्लेस पे Z बाई आर। बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x बाई Z की वैल्यू और यहाँ से फाइंड करेंगे। तो x होगा L इंटू आर, y होगा m इंटू आर, और ये है z, तो z होगा हमारे पास n इंटू आर। अब ये l इंटू आर है ना, इसको लिखेंगे a, इसको मैंने लिया a, m इंटू आर, इसको v और इसको c। तो a b c, इसकी प्लेसेस पे मैं एल आर एम आर और एन आर रखूँगा। तो यहाँ पे a की प्लेस पे रखूँगा, ये है एल आर अपॉन एल इज इक्वल टू वी अपॉन एम। तो बी की प्लेस पे एम आर अपॉन एम, और सी ये है सी के प्लेस पे एन आर, तो एन आर अपॉन एन, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल। तो ये आर आर आर, मतलब इसको लिख सकते हैं ना आर, ये आर के इक्वल में हो गया। अब रिमार्क में एक और फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये होता है 1 के इक्वल में। और मैंने एल एम एन ये बताए थे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। तो यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये होता है 1 में, ये इज इक्वल में होता है 1 के। तो इसके लिए मैं प्रूफ बता देता हूँ ये कैसे होता है। एल मैंने एल को बताया था एक्स अपॉन आर के इक्वल में। देखो यहाँ पे बताता हूँ, एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर ये लिया था ना, एम इज इक्वल टू होता है बाई अपॉन आर, और एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। एल के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एक्स बाई आर, एक्स अपॉन आर, इसका स्क्वायर। एम यहाँ पे एल इज इक्वल टू था हमारे पास एक्स बाई आर, एम था बाई अपॉन आर, और एन था जेड अपॉन आर। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो एम के प्लेस पे क्या है, वाई अपॉन आर, इसका स्क्वायर, और एन की प्लेस पे है जेड अपॉन आर, तो जेड अपॉन आर का स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल में है। तो एक्स अपॉन आर इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, ये होगा आर स्क्वायर, प्लस इसको वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अब यहाँ पे जो आर होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर। ये मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, पोजीशन वेक्टर होता है आर। इसकी मैंने वैल्यू बताई थी, मतलब पोजीशन वेक्टर के लिए बताया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करूँगा अगर मैं, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि इक्वल है ऊपर वाले के, तो ये होगा 1। तो मैंने प्रूव कर दिया ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th चैप्टर में भी यूज होगा। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो इसके मैं टाइप्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट नंबर है हमारे पास जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, और इसको बोलते हैं नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ये क्या होता है? अ वेक्टर whose इनिशियल, ये मैंने लिख दिया, अ वेक्टर whose इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसिडेंट। तो जो वेक्टर होता है ये जीरो वेक्टर, उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट वो कोइंसिडेंट होता है, तो उसको बोलते हैं, मतलब जो बहुत छोटा सा हो। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास डायरेक्टेड लाइन होती है, इसे बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन। और यहाँ पे ए और यहाँ पे लिया मैंने बी, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और बी को बोलेंगे यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो ये तो यहाँ पे बड़ा है ना, इसका मैग्नीट्यूड जीरो थोड़ी ना होगा, हमें तो जीरो वेक्टर चाहिए। तो जीरो वेक्टर क्या होगा? ए बी होगा, और यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लाइन होगी जो कि यहाँ पे दिखेगी भी नहीं, वो जीरो वेक्टर होगी। तो जीरो वेक्टर, ये छोटी सी यहाँ पे जो लाइन होगी उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड नंबर है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड हो ना वो 1 यूनिट के इक्वल में हो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो वो होगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ है पॉइंट ए और यहाँ है बी, आप यहाँ पे थे पहले और आप एक यूनिट चल के यहाँ पे पहुँचे, तो ये हो गया ना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट होगा तो इसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब है, और इसे डिनोट क्या करते हैं, मतलब इसे डिनोट कैसे करेंगे? डी, तो इसको मैं बता देता हूँ, डिनोटेड बाय ए कैप। इसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से यूनिट वेक्टर के लिए। फिर है थर्ड नंबर, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। थर्ड नंबर है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखो ये बहुत सिंपल है, जो ओरिजिन्स होते हैं, ओरिजिन तो एक ही होता है, ये लिया मैंने ओरिजिन, यहाँ पे से एक डायरेक्ट लाइन यहाँ पे गई, सेकंड डायरेक्ट लाइन यहाँ पे गई, और थर्ड यहाँ पे गई। ये मैंने डायरेक्ट लाइन्स खींची। बस यहाँ पे देखो, ये ओरिजिन है ना, ये ओ, तो यहाँ पे ओरिजिन सेम है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर, ये ए बी सी, इसका ओरिजिन है सेम और लाइन यहाँ पे अलग अलग है, तो ये हो जाएगा को इनिशियल वेक्टर। इसमें बस ध्यान रखो कि जिसका ओरिजिन सेम हो, जैसे इसका 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 एक ही ओरिजिन है ना, तो जिसका ओरिजिन सेम होता है, लाइन जितनी चाहिए हो, ये मैंने 3 लाइन्स ली, ये और भी हो सकती हैं, बस इसका ओरिजिन सेम था, तो ये को इनिशियल वेक्टर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, कोलिनियर वेक्टर। ये होता है कोलिनियर वेक्टर।
तो ये क्या होता है, ये होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल मतलब जैसे एक डायरेक्ट लाइन मैंने ली इस डायरेक्शन में, ये होता है ए, ये लिया मैंने बी, ये ए और बी लिया मैंने, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है ना, ये दिख रहा है। और एक लिया मैंने इस तरफ, ये पॉइंट हुआ सी, और ये लिया मैंने डी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये दिख रहा है ना, इस तरफ है इसकी डायरेक्शन। तो ये ए बी और ये सी डी, बट इसकी डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, बट यहाँ पे ये पैरेलल है, मतलब ये इस तरफ और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये होगा कोलिनियर वेक्टर। इसमें कंडीशन होती है कि पैरेलल होना चाहिए, वेक्टर को होना चाहिए पैरेलल, तो ये हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर। ये फर्स्ट नंबर इसमें कंडीशन है। और इसमें क्या होता है, आपको देखना है कि बस पैरेलल हो, ये डायरेक्शन मैंने अलग अलग ली ना, ये एक सी भी हो सकती है, मतलब एक ही जो डायरेक्शन है वो सेम भी हो सकती है। ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये इस तरफ ली, ये भी पैरेलल होगा, ये पैरेलल है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये डायरेक्शन किस तरफ है, बस आपको चेक करना है कि ये पैरेलल होना चाहिए। डायरेक्शन चाहे इस तरफ हो, इस तरफ हो, चाहे सेम हो और सेम नहीं भी हो, बस चेक कर लेना है कि पैरेलल होना चाहिए। अब है नेक्स्ट 5th नंबर, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में क्या होगा, इसमें सेम डायरेक्शन होगी और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। तो सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड होता है लेंथ, मतलब लेंथ आपको सेम चाहिए। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन, ये हो गया ए वेक्टर, और यहाँ पे लिया मैंने बी वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये सेम इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो है सेम। अब ये मैग्नीट्यूड जो कि होता है लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स लिया मैंने, ये हो गया 2 यूनिट, और ये भी हो गया 2 यूनिट। तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन देखो दोनों की, ये इस तरफ है इसकी डायरेक्शन और इसकी है इस तरफ, तो ये डायरेक्शंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये होगा इक्वल वेक्टर। इसमें आपको देखना है कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, वेयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल इन ईच केस। नेक्स्ट है 6 नंबर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये लिख दिया मैंने। तो ये क्या होगा, ये होगा सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये होगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसमें क्या होगा, मैंने लिया यहाँ पे एक डायरेक्ट लाइन इस तरफ, ये है ए वेक्टर, ये मैंने इस तरफ लिया, और अगर ये इस तरफ होता, ये ए वेक्टर अगर इस तरफ होता तो ये होगा माइनस ए वेक्टर, इस तरफ प्लस में, और इस तरफ अगर रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस में, जैसे यहाँ पे होता है। ये लिया मैंने, अगर आप यहाँ पे बीच में अगर इस तरफ को जाओ तो ये माइनस में, और इस तरफ ये प्लस में। लास्ट है हमारे पास 7th नंबर, फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर क्या होगा, ये होगा विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन vectors can be displaced parallelly, ये मैंने लिख दिया displaced parallelly। तो इसमें क्या होगा, ये लिया मैंने एक डायरेक्टेड लाइन, ये है हमारे पास वेक्टर ए। इसको क्या करना है, आप किसी भी प्लेस पे डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब ये मैंने यहाँ पे रखा
इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ और यहाँ पे भी रख सकता हूँ। इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं दूसरी प्लेस पे। तो ये हो जाएगा फ्री वेक्टर। बस इसमें क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये होगा 2 यूनिट, तो या ऐसा नहीं करना कि इस तरफ आया तो ये 2 यूनिट से 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स। तो ये चेंज नहीं होगा। जो मैग्नीट्यूड है वो आपको चेंज नहीं करना है। और जो डायरेक्शन है मैंने इस तरफ ली, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, इसको 2 रहने दिया, और जो हमारे पास डायरेक्शन थी इस तरफ, तो इसको भी सेम रखा। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि हमें 40 किलोमीटर को 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में बताना है, ग्राफिकली इसको बता देना है। तो ये मैंने ग्राफ लिया और यहाँ पे है 40 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, यहाँ पे होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहाँ से यहाँ, और 40 किलोमीटर। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लाइन ली, ये हो गया 30 डिग्री, और इसको मैंने 10 किलोमीटर्स लिया, ये 20, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 10 किलोमीटर्स, ये 20, ये 30, और यहाँ पे हुआ 40। तो ये हो गया यहाँ पे 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसे मैंने ग्राफिकली बता दिया। अब है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आपको इसमें ये बता देना है कि स्केलर कौन सी है और इसमें वेक्टर कौन है। तो 10 kg, 10 kg क्या इसकी डायरेक्शन होती है? अगर इसकी डायरेक्शन नहीं होती है तो ये होगा स्केलर। तो ये हो गया स्केलर। स्केलर और वेक्टर पता करने का सबसे आसान ट्रिक है, आपको चेक कर लेना है उसकी डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है। तो वेक्टर में तो होती है ना डायरेक्शन, डायरेक्टेड लाइन, इसका मतलब ही है डायरेक्टेड लाइन वेक्टर का। तो इसमें तो होता नहीं है डायरेक्शन, तो इसी वजह से ये होगा स्केलर। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है? ये डायरेक्शन है ना, तो ये हो जाएगा वेक्टर। फिर है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इसमें भी नहीं है हमारे पास डायरेक्शन, तो ये भी होगा स्केलर। 40 वोट, वोट होता है पावर का यूनिट, ये होता है पावर का यूनिट, तो ये भी स्केलर होगा। इसमें थोड़ी ना कोई डायरेक्शन है, तो ये होगा स्केलर। अगर आपको यहाँ पे दिखे कि कोई डायरेक्शन है तभी वो वेक्टर होगा, नहीं तो स्केलर ही रहेगा। 10⁻⁻19 कूलम, तो ये चार्ज का यूनिट है, ये स्केलर होता है, तो ये होगा स्केलर। बी यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो ये क्या स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? तो इसमें आपको दिख रहा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक्सेलरेशन होता है वो आता है वेक्टर में, तो ये हो जाएगा वेक्टर। अब है थर्ड नंबर सेम सेकंड नंबर जैसा ही है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको इसमें भी बता देना है कि कौन सा स्केलर है और कौन वेक्टर है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? इसमें कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या आपको? तो ये होगा स्केलर। अगर आपको डायरेक्शन दिखे तभी वो वेक्टर होगा, नहीं तो रहेगा स्केलर। डिस्टेंस में क्या आपको दिख रहा है कि ये इसमें डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है कि ईस्ट की तरफ है? तो ये भी स्केलर। फोर्स मैंने बताया था, इसमें होती है ना डायरेक्शन, जैसे ये ब्लॉक है, इसको मैंने इस तरह पुश किया
ऐसे इस तरफ पुश किया तो इसमें हो गई ना डायरेक्शन इस तरफ, तो ये हो जाएगा वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में। वर्क डन, वर्क डन में आपको दिख रहा है कि इसमें डायरेक्शन है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा स्केलर। नेक्स्ट है 4th नंबर, इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो आपको बताना है इसमें ये लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर है को इनिशियल, को इनिशियल इसका मतलब है को इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट हो वो दोनों का सेम हो तो उसे बोलते हैं को इनिशियल। तो आपको कौन सा वेक्टर इसमें दिख रहा है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है? देखो यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से जो वेक्टर है यहाँ पे है, ये डी वेक्टर ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसा और ये यहाँ पे। इसका ओरिजिन देखो, ओरिजिन मतलब इनिशियल पॉइंट ये सेम है ना, तो यहाँ पे वेक्टर डी एंड वेक्टर ए ये हो जाएंगे को इनिशियल। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो होता है को इनिशियल। फिर है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होता है। तो यहाँ पे तो आपको देखना है कि डायरेक्शन किसकी सेम है। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे ये वाला इस डायरेक्शन में, और ये है ये इस डायरेक्शन में, और एक बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ये सेम दिख रही है ना, तो वेक्टर बी ये देखो ये इस तरफ और ये इस तरफ ये है ना। अब इसकी देखो दोनों की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ और ये भी, तो ये दोनों सेम है। तो वेक्टर डी एंड वेक्टर वी आर इक्वल वेक्टर, मतलब ये हो जाएंगे इक्वल। ये को इनिशियल था, ये है इक्वल। अब नेक्स्ट है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर कौन सा होता है? कोलिनियर के लिए मैंने बताया था जो पैरेलल हो, मतलब आपको चेक कर लेना है कि कौन सा वेक्टर यहाँ पे पैरेलल है, बट नॉट इक्वल। तो इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन है वो सेम हो, आपको बस चेक कर लेना है कि पैरेलल कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ये, तो वेक्टर डी और वेक्टर बी ये सेम है ना। अब यहाँ पे देखो ये है वेक्टर ए बट ये पैरेलल नहीं है, ये वेक्टर ए ये इस तरफ और वेक्टर सी ये इस तरफ, ये देखो ये पैरेलल है, और वेक्टर सी ये इस तरफ है ये इस तरफ। तो इसमें ये तो बोला नहीं गया कि इक्वल वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्शन है उसको सेम चाहिए, हमें तो बस चेक कर लेना है कि पैरेलल होना चाहिए, उसे डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ये हो जाएंगे कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ये लिख दिया मैंने। अब है नेक्स्ट है 5th नंबर, आंसर दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जो पैरेलल होते हैं, तो क्या वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए कोलिनियर है? तो यहाँ पे ये मैंने एक डायरेक्टेड लाइन ली, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया माइनस वेक्टर ए। तो ये है वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर ए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये पैरेलल होंगे क्या? पैरेलल का मतलब होता है कोलिनियर। तो ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो मैंने बताया था कि इक्वल वेक्टर हो अगर तो उसमें डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बट जो कोलिनियर वेक्टर होता है उसमें आपको चेक कर लेना है कि पैरेलल है कि नहीं। आपको इससे डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ है इसकी इस तरफ है, बट ये पैरेलल है, तो ये हो जाएगा कोलिनियर, मतलब ये हो जाएगा ट्रू। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ट्रू। फिर है 2nd नंबर, 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये यहाँ पे बोला है
कि जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, दो कोलिनियर वेक्टर हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। तो ये सही बात है कि नहीं? ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये सेम हो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बताया था लेंथ। और कोलिनियर वेक्टर ये सेम ऊपर लिए ना, ये होते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे यहाँ पे लिया मैंने एक 3 यूनिट का वेक्टर, ये डायरेक्टेड लाइन यहाँ पे 3 यूनिट के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक लाइन ली, इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। ये है 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इक्वल है। मतलब इक्वल वेक्टर मैंने बताया था कि जिसकी डायरेक्टेड लाइन, जिसकी डायरेक्शन सेम हो और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम नहीं है और डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो कोलिनियर वेक्टर होंगे, क्या वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में? तो यहाँ पे देखो ये इक्वल तो नहीं हो रहे ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो आपको बताना है कि 2 वेक्टर हैं आपके पास, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे यहाँ पे 3 यूनिट्स और 2 यूनिट थे ना, अब यहाँ पे 2 यूनिट और 2 यूनिट, मतलब कुछ भी सेम रख सकते हैं। तो अगर वो सेम है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, तो क्या वो कोलिनियर वेक्टर होंगे? तो यहाँ पे ये लिया मैंने 2 यूनिट इस तरफ और एक लिया मैंने इस तरफ, ये 2 यूनिट ये है। यहाँ पे बोला गया है सेम मैग्नीट्यूड। ये इसका और इसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं सेम है, बट इसकी जो डायरेक्शन है इसकी इस तरफ है और इसकी नीचे साइड है। तो क्या ये आपको कोलिनियर दिख रहे हैं? कोलिनियर का मतलब पैरेलल। तो आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल है इस तरफ और ये इस तरफ, तो नहीं है ना पैरेलल। इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होगा और ये हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 कोलिनियर वेक्टर हैं। कोलिनियर वेक्टर यहाँ पे देखो, कोलिनियर वेक्टर मैंने बनाए थे ना, यहाँ पे वेक्टर और ए माइनस ए, तो ये होते हैं ऐसे कोलिनियर वेक्टर। आप और कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया 2 यूनिट का एक कोलिनियर वेक्टर, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ये मैंने एक इस तरफ बना दिया, एक इस तरफ। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन हो वो दोनों ऐसे अलग अलग रखो, ये सेम भी हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अलग अलग रख दिया। तो यहाँ पे है 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स। ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आर इक्वल। तो ये इक्वल है, आपको दिख रहा है कि इक्वल है। इक्वल वेक्टर के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम चाहिए और आपको मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए। तो सेम मैग्नीट्यूड बोला गया है तो मैंने रखा यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसकी इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो आपको क्या इक्वल दिख रहा है ना? ये नहीं है ना इक्वल, तो ये हो जाएगा फॉल्स।